Hello, nursing officer. Welcome back to my channel, Mission Nursing. Guys, if you have not seen first and second part, kindly go through with it for the better understanding. This is part 3. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेन. टाइप्स ऑफ पेन. 5 तरीके के पेन हमें बताए गए हैं. तो फर्स्ट है एक्यूट ट्रांसिएंट पेन. इसके अंदर कोई भी अगर पेन जनरेट हो रहा है तो वो कुछ घंटे से लेके कुछ दिनों तक हो सकता है. ये एकदम से होने वाला पेन है, जैसे कि किसी को एकदम से चोट लग गई या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है. फिर है क्रॉनिक परसिस्टेंट नॉन कैंसर पेन. ये लंबे टाइम से चला आ रहा पेन है जो कि कैंसरस का नहीं है बट फिर भी ये जा नहीं रहा है. फिर है क्रॉनिक एपिसोडिक पेन. ये वो पेन है जो है तो बहुत लंबे टाइम से बट कंटिन्यूएशन में नहीं रहता, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है. एग्जाम्पल माइग्रेन. फिर है कैंसर पेन. कैंसर पेन कोई भी ट्यूमर हो रखा है और वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से या तो वो कोई नर्व को कंप्रेस कर रहा है या फिर वो कहीं पे भी ब्लॉकेज कॉज कर रहा है या इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि वहाँ पे ऑर्गन्स हैं उनको दबा रहा है, तो उसकी वजह से पेन जनरेट हो रहा है. नेक्स्ट है फिफ्थ इडियोपैथिक पेन. क्रॉनिक पेन. इसमें पेशेंट को कंटिन्यू फील हो रहा है बट हमें एग्जैक्टली कॉज ही नहीं पता है और पेशेंट को वो पेन काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव ऐसे परसीव हो रहा है. हालांकि इतना ज़्यादा मेन कॉज भी नज़र नहीं आ रहा पर बहुत पेन है. नेक्स्ट फिर असेसमेंट में कुछ चीज़ें बता रखी है क्या असेस करेंगे. तो इसमें है फर्स्ट कि हर इंडिविजुअल अलग तरीके से पेन को एक्सपीरियंस करता है. सेकंड, हम इसमें पेशेंट को बोलेंगे कि आप डिस्क्राइब करो कि किस टाइम पे आपको दर्द हो रहा है, किस लोकेशन पे, कौन सी जगह पे पेन हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, कैसी क्वालिटी है, कैसा टाइप का आपको पेन फील हो रहा है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो पेन शुरू होता है, क्या जब आप उठते हो, चलते हो, एक्सरसाइज करते हो, रेस्ट कर रहे हो तो कब आपको पेन फील हो रहा है और क्या चीज़ करने पे आपको रिलीफ मिल रहा है. थर्ड, इसमें हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ बताएंगे पेशेंट को जिससे कि पेन कम हो सके. फोर्थ, पेन ओल्डर क्लाइंट में काफ़ी अलग तरीके का होता है अगर हम कंपेयर करें यंग से या फिर बच्चों से. तो जैसे कि ओल्डर एज के अंदर स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आते हैं, चेंजेस इन गेट, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, मोबिलिटी में उनको सोशलाइजेशन कम हो गया है या डिप्रेशन हो रहा है. फिफ्थ, कॉग्निटिव डिसऑर्डर जो पेशेंट के होते हैं, जैसे कि पेशेंट डिमेंशिया में है या कोमा में है, तो ये अपना बता ही नहीं पाएंगे कि उनको किस तरीके का पेन फील हो रहा है. सिक्स, नॉन वर्बल इंडिकेटर्स ऑफ पेन. हम इसमें पेशेंट को, जो नर्स है वो अलर्ट रहेगी, कोई भी अगर इंडिकेटर हमें फील हो रहा है, अब कुछ पेशेंट बता नहीं सकते बट हम उनको फेस से देख के या उनको कोई आवाज़ निकाल रहे हैं उनसे पता लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर दर्द में है पेशेंट. सेवेंथ, हमें पूछना है कि कितना पेन स्केल, हमें पिक्चर दिखाना है, जैसे कि कोई भी अगर क्लाइंट बड़ा है तो हम उससे नंबर में पूछेंगे कि भाई कितना उसको दर्द हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर बेस पेन स्केल का यूज़ करेंगे. जैसे उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर 8-9 लगा देंगे, काफ़ी कम हो रहा है तो 1-2-3 कर देंगे. और जो बच्चे हैं उनके अंदर हम पिक्चर बेस स्केल का यूज़ करेंगे और जो बता नहीं सकते हैं मुंह से बोल के. फिर 8, इसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्स देखेंगे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पे कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. जैसे उनको मेडिटेशन करवा दिया, कोई म्यूज़िक थेरेपी करवा दी, साउंड ऐसे डांस थेरेपी करवा दी, तो उन पे उसका क्या असर पड़ रहा है. फिर नेक्स्ट यहाँ पर नॉन वर्बल इंडिकेटर्स दे रखे हैं पेन के, जैसे कि पेशेंट मॉर्निंग कर रहा है, ऐसे वो करा रहा है, रो रहा है, इरिटेट हुआ बैठा है या बिल्कुल ही रेस्टलेस फील हो रहा है, फेस पे उसने बहुत ज़्यादा ऐसे फेस बना रखे हैं, वो सो नहीं पा रहा है, एक ही पोस्चर में पर्सन लेटा हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सभी इंक्रीज़ हो रखे हैं, नोज़िया हो रहा है उसको और बिल्कुल पसीने पसीने आ रहे हैं. फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द FLACC फ्लैश पेन. इसके अंदर क्या होता है, ये पेन रेटिंग स्केल है, इसकी फुल फॉर्म है फेस लेग एक्टिविटी क्राई कंसोलेबिलिटी. ये स्केल है. एक है फेसेस. इसके अंदर क्या है कि पेन स्केल एप्रोप्रिएट होता है ये बच्चों के लिए और जो ऐसे अपने पेन को नहीं बता सकते. ये 0 से 10 तक का होता है. 0 रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी पेन नहीं है पेशेंट को. ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, FLACC पेन स्केल. फिर नेक्स्ट इधर यहाँ पर न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्टिव और विजुअल एनालॉग फेस स्केल दिखा रखा है. न्यूमेरिकल वही 0 से 10 है. डिस्क्रिप्टिव के अंदर पेन नहीं है, माइल्ड पेन है, मॉडरेट है, थोड़ा और सीवियर हो गया और लास्ट में जो कि पेन बियर ही नहीं हो पा रहा है.
फिर है विजुअल एनालॉग, नो पेन और अनबियरेबल पेन। इसके अंदर बिल्कुल ऐसे स्माइली फेस से शुरू हो रहा है, सेकंड के अंदर थोड़ा सा हर्ट हो रहा है, थर्ड के अंदर थोड़ा और, फोर्थ के अंदर और ज़्यादा, फिफ्थ के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और फिर 10 के अंदर सबसे ज़्यादा वर्स्ट पेन हो रहा है। फिर नेक्स्ट दे रखा है इधर, वापस से हम आ जाते हैं कि कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं पेन को हटाने के लिए। तो सबसे पहला है क्यूटेनियस स्टिमुलेशन, जिसके अंदर हम हीट कोल्ड थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर और वाइब्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं जिससे पेन को एलिवेट कर सकें। नेक्स्ट है सेकंड, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, टेंस बोलते हैं। इसके अंदर हम करंट लगाते हैं हल्का हल्का, जिससे कि जो भी पेन है उसको ब्लॉक कर सकें। थर्ड है बाइंडर्स, स्लिंग्स और अदर सपोर्टिव डिवाइसेस। इसके अंदर जैसे पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, तो उसके अंदर हम उस पार्ट को बांध देते हैं या फिर कपड़ा रैप कर देते हैं, या तो फिर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो गई है उस एरिया की, एंकल स्ट्रेन हो गया है, स्प्रेन हो गया है, कोई भी सर्जिकल इंसिजन लगा है, तो उस पार्ट को सपोर्ट कर देते हैं हम। नेक्स्ट है कि अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, ब्लीडिंग चल रही है, तो हम उस हाथ को या पैर को, उस एक्सट्रीमिटी को उठा सकते हैं जिससे कि इन्फ्लामेशन भी कम हो जाए और वो एरिया भी सपोर्टेड हो जाए। पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स दे रखे हैं इसमें। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड। इसके अंदर हम हीट और कोल्ड एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि पेन को सूट किया जा सके, उसको आराम दिया जा सके। कोई भी मसल स्ट्रेन हो गया, और जो भी कोल्ड होते हैं वो वैसे भी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बताया हुआ है वार्म कंप्रेशन हो गए हैं हमारे, जैसे कि वार्म वाटर कंप्रेशन, वार्म ब्लैंकेट्स का यूज़ करना, थर्मोपैड का यूज़ करना, या फिर बाटा बॉट टब्स का यूज़ करना सिकाई के लिए। फिर पॉइंट डी में बताया हुआ है कि हमें ना जितने भी बर्न है उनसे बचाना है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो ओल्डर एडल्ट होते हैं या फिर ओल्ड क्लाइंट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हीट से। ई, अगर थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील होता है तो हमें क्लाइंट को बोल रहे हैं कि तुरंत ही वो उस सोर्स को, कोई हीट का है, कोल्ड का है, तो तुरंत ही हटा देते हैं स्किन से। फिर नीचे दे रखा है की पॉइंट में कि 15 से 30 सेकेंड ही हमें कॉन्टैक्ट में रखना, और कभी भी आइस को या हीट को डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाना है, बीच में टॉवल का यूज़ ज़रूर करना है। फिर है डी कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव थेरेपीज, जिसके अंदर माइंड बॉडी कनेक्शन होता है। इसमें हम बॉक्स नंबर 10.5 में दे रखा है कि कौन कौन सी थेरेपीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसमें है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, बायो फीडबैक, क्रायोथेराप्यूटिक मैनिपुलेशन, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, गाइडेड इमेजिनरी, हर्बल थेरेपीज, हिप्नोसिस, लाफ्टर, आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, मसाज, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग, रिपोजिशन टेक्निक, स्पिरिचुअल मेजर जैसे कि प्रेयर हो गया है, या फिर थेराप्यूटिक टच। फिर कुछ नर्सिंग कंसिडरेशंस दे रखे हैं, जैसे कि हमें पीएचसीपी का ही प्रिस्क्रिप्शन चाहिए सबको करने से पहले, और कुछ पीएचसीपी जो हैं वो हर्बल रेमेडीज़ को फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ही समझते हैं। तो फिर जो पेशेंट है हमें उससे पूछना है कि कहीं वो इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बॉक्स में कुछ इन्होंने साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट दे रखा है नसेट्स का, जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन, पानी का रिटेंशन हो सकता है, और टेनाइटस हो सकता है, कानों में ऐसे घंटियाँ बज सकती हैं, प्रेराइटिस, ऐसे इचिंग हो सकती है पूरी बॉडी में, और एसिटाइलसिस्टीन में दे रखा है गैस्ट्रिक इरिटेशन, फ्लशिंग, फेस बिल्कुल रेड हो जाए और कानों में घंटियाँ बजे, टेनाइटस। नीचे दे रखा है फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। तो ये दो तरीके की हैं, एक है नॉन ओपियोइड्स और एक है ओपियोइड्स। तो नॉन ओपियोइड्स के अंदर यहाँ पर फर्स्ट आता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो इसमें दे रखा है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है अगर किसी को भी गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रखी है, अल्सर डिसीज़ है, अगर किसी को भी छाले हैं, तो हमें कोई भी ये नहीं देने हैं। फिर नेक्स्ट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इसका मेन कंसर्न है मेडिकेशन टाइप का, क्योंकि ब्लीडिंग ये कॉज कर सकता है। हम जब भी इन मेडिसिन को दे रहे हैं तो पेशेंट को बोलना है या तो दवाई के साथ लें, या तो फिर कोई भी स्नैक है उसके साथ लें, जिससे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो। डी, अगर हम नसेट्स ले रहे हैं तो फिर ये एंटीकोएगुलेंट के इफेक्ट को ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर कोई सपोज एंटीकोएगुलेंट ले रहा है और ऊपर से हम कोई भी ये नसेट्स ले लें, तो फिर उससे क्या होगा कि इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा एंटीकोएगुलेंट का। ई, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हम कोई भी पेशेंट ओरल एंटी डायबिटिक ले रहा है और वो आइबुप्रोफेन ले लेता है, तो उसका शुगर ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं। एफ,
अगर कोई भी बंदा आइबुप्रोफेन ले रहा है साथ में उसके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले लेता है तो फिर उसको टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है। फिर नेक्स्ट दे रखा है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन को टाइलेनॉल के नाम से भी जाना जाता है और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर किसी को भी हिपैटिक डिसीज़ है या वो दारू पी रहा है या उसको बहुत ही ज़्यादा हाइपरसेंसिटिविटी है। बी, इसके अंदर हम पहले अगर किसी को भी एसिटामिनोफेन देना है तो हम हिस्ट्री चेक करते हैं कि कहीं उसको लीवर डिसफंक्शन तो नहीं है। सी, इसके अंदर हम मॉनिटर करते हैं साइन हिपैटिक डैमेज के, जैसे कि उसको नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया तो नहीं हो रहा है या फिर पेट में दर्द तो नहीं है, उसको जॉइंटिस तो नहीं हो रहा है। डी, लीवर फंक्शन पैरामीटर्स हमें ज़रूर चेक करने होते हैं और अगर कोई पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन ले रहा है तो उसको 10 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है एडल्ट के अंदर, और अगर छोटा बच्चा है कोई भी तो फिर उसको ऐसे 5 दिन से ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। और बाय चांस इसको अगर बहुत ही ज़्यादा ले लिया जाए और इसको अभी हमें एंटीडॉट यूज़ करना है तो वो एसिटाइलसिस्टीन यूज़ होगा। मेजर कंसर्न इसके अंदर हिपैटोटॉक्सिसिटी ही है अगर कोई एसिटामिनोफेन ले रहा है तो उसके की पॉइंट में दिया हुआ है।